नमस्कार। आज 13 फरवरी 2022 है और एक संस्था को स्थापित हुए आज 40 वर्ष हो रहे हैं। ये एक दूसरी जगह थी, एक दूसरी दृष्टि से बनाई गई जगह थी, जो अब भी है, पर उसकी वो कीर्ति, उसका वो विस्तार, उसकी वो बहुलता शायद अब नहीं रही। आज वर्ष पूरे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत बात की जाती रही है भारतीय परंपरा में कलाओं की अंतर्निर्भरता की। 20वीं शताब्दी में कलाओं की अंतर्निर्भरता धीरे धीरे शिथिल हुई और स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत में तो लगभग गायब ही हो गई। भारत भवन एक प्रयत्न था इस भारतीय परंपरा के पुनर्वास का। उसमें साहित्य और कविता, ललित कलाएं, रंगमंच, संगीत सब एक दूसरे के पड़ोस में थे। कहने को तो यहां भी रविंद्र भवन में दिल्ली में 3 अकादमियां, राष्ट्रीय अकादमियां एक साथ हैं, पर उनमें तो आपस में मुंह बोला ही नहीं है। भारत भवन ने कलाओं का एक घर ऐसा बनाया था जिसमें हर कला दूसरी कला के पड़ोस में थी। अक्सर ऐसा होता था कि कोई शास्त्रीय संगीत सभा सुनने आया है, लेकिन वहां के कला संग्रहालय में चला जाता था। कोई कला संग्रहालय में आया है तो वहां हो रहे काव्य पाठ में बैठ जाता था। कोई नाटक देखने आया है तो पुस्तकालय में चला जाता था। ये था, और भारत भवन ने कोशिश की कि उसमें किसी अतिवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी, धर्मांध दृष्टि की जगह न हो। बाकी अनेक दृष्टियों के लिए वो खुला रहा, लेकिन किसी एक दृष्टि के वर्चस्व देने से भी वो बचता रहा। ठीक इसीलिए दोनों दृष्टियों वाले लोग जो अपना वर्चस्व चाहते थे या चाहते हैं, वो उससे नाराज हुए। वामपंथी भी नाराज हुए और दक्षिणपंथी भी नाराज हुए। एक संपादकीय मैंने तब लिखा था पूर्वग्रह में, खुले खतरनाक बीच का पूर्वग्रह। हम बीच में थे, खुले थे और इसीलिए खतरनाक थे। और यह खतरनाक हम दूसरों के लिए नहीं थे, हम खुद अपने लिए खतरा मोल ले रहे थे। आप अगर कभी सोचें कि हमने जो समकालीनता की धारणा विकसित की, उसमें कितनी चीजों को हमने बाहर छोड़ दिया। भारत भवन में इसके उलट एक अधिक समावेशी अवधारणा समकालीनता की विकसित करने की कोशिश की गई। उसमें शहराती कलाकारों के साथ आदिवासी लोक कलाकारों की कृतियों को भी संग्रहित किया गया। तो वहां हुसैन और तैयब मेहता और रजा और राम कुमार आदि की कृतियां भी थीं, और दूसरी तरफ पेमा फात्या और भूरी बाई और मिट्टी बाई की कलाकृतियां भी थी। और ये समावेशिता सिर्फ ललित कलाओं में नहीं थी, वो रंगमंच में भी थी। वहां बुंदेलखंडी में, छत्तीसगढ़ी में, मालवी में संभवतः इन बोलियों के इतिहास में पहली बार पूरे पूरे आधुनिक नाटक खेले गए।
मालवी में शूद्रक और कालिदास, बुंदेलखंडी में बटरोल ब्रेख्त और कालिदास, छत्तीसगढ़ी में सैमुअल बेकेट। वहां जो वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो प्रदर्शन स्थल भर नहीं था, वो एक वैचारिक केंद्र भी था। और उस वैचारिक केंद्र में मसलन आलोचना के जनतंत्र पर, आलोचना और समाज पर, साहित्य और इतिहास पर, उस समय बन रही नई शिक्षा नीति पर, संस्कृत कर्मियों की समीक्षा इत्यादि आयोजन हुए। उसके बड़े साहित्यिक आयोजन हुए। कवि भारती, एशियाई कविता समारोह, विश्व कविता समारोह, जो हफ्ते भर का था और अनेक भाषाओं के कवियों की बारी बारी से प्रस्तुति। कविता पूर्वा, कविता उत्तरा, कविता प्रदक्षिणा, कविता पश्चिमा। रंगमंच के क्षेत्र में उसके अपने जो प्रस्तुतियां थी वो तो थी ही। उसमें राष्ट्रीय नुक्कड़ मेला, पहला राष्ट्रीय नुक्कड़ मेला और पहला कॉमनवेल्थ थिएटर वर्कशॉप हुआ, लेबोरेटरी। संगीत के आयोजन, जिसमें सारंगी मेला, सारंगी के इतिहास में पहली बार एक मेला, एक समारोह जिसमें 126 सारंगी वादकों ने भाग लिया था। भीमसेन जोशी प्रसंग, बिरजू महाराज प्रसंग, डागर सप्तक, ध्रुपद, कथक पर वार्षिक आयोजन, कथक प्रसंग, ध्रुपद प्रसंग। 150 भारतीय भाषाओं के युवा लेखकों के शिविर हुए। वहां एक अंतरराष्ट्रीय प्रिंट बिएनाल की शुरुआत हुई। ऐसा प्रिंट बिएनाल पहले, जहां तक मुझे याद है, दुनिया में कोई और नहीं था जो सिर्फ छापे पर एकाग्र हो। वहां से पूर्वग्रह पत्रिका तो निकलती ही रही, बहुवचन अंग्रेजी में निकला और कविता एशिया पत्रिका भी निकली। उसका जो कलाकृति संग्रह है वो उस जमाने में, यानी 80 के दशक में, लगभग 35 लाख रुपए में खरीदा गया था। आज उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। भारत भवन जब बना तो उसके पहले वर्ष में उसे 1 लाख से अधिक दर्शकों ने देखा। ये संख्या उस समय दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, शिल्प संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, तीनों संग्रहालयों की मिली जुली दर्शक संख्या से अधिक थी। उस समय भारतीय कला जगत में, साहित्य जगत में, रंग जगत में, संगीत जगत में, नृत्य जगत में ऐसी कोई हस्ती ही नहीं थी, मूर्धन्य दो वहां न गई हो, वहां आमंत्रित न हुई हो। और ऐसे कोई युवा लोग भी नहीं थे इन सभी में जिनके कलात्मक कैरियर में भारत भवन ने सार्थक ढंग से हस्तक्षेप न किया हो। तो ये एक अद्भुत बात हुई हिंदी अंचल में। पर हिंदी अंचल में संस्थाएं अखिल भारतीय दृष्टि लेकर स्थापित तो हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा दिन वो चल नहीं सकती, क्योंकि हिंदी अंचल अपनी सांस्कृतिक संपदा, अपनी परंपरा, उसकी समावेशिता, उसकी बहुलता की देखभाल करने वाला अंचल दुर्भाग्य से
नहीं है। ये उसके सांस्कृतिक क्षरण का एक इज़हार भी है और एक परिणाम भी।